हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है जेएआईबी समरी सीरीज में और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके मॉड्यूल ए की क्लास के साथ। तो आज हम लोग दोस्तों मॉड्यूल ए में क्लास नंबर 25 कवर करेंगे। पीपीबी हमारा पेपर 2 है। तो फटाफट अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सभी को ये पता होगा कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है JAIB बाय अरविंद सर। और अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप हमारे इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने पीपीबी से रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके हैं वो आप इस टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स के आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों वो क्लास बेस्ड है किसके ऊपर? गिवरांस रिड्रेसल के ऊपर और इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम के ऊपर। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स में इंटरनल मशीनरी होती है क्योंकि कस्टमर का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिगार्डिंग एनी कंप्लेंट बैंक होता है। यानी अगर किसी बैंक का कोई ग्राहक है तो सबसे पहले वो ग्राहक अपने बैंक के पास ही अपनी शिकायत लेके जाता है। तो बैंक के पास क्या होना चाहिए? इंटरनल जो मशीनरी होनी चाहिए जिससे कि वो कस्टमर ग्रीवनांसेस को हैंडल कर सके। तो इंटरनल मशीनरी कौन कौन सी होती हैं जिनका यूज बैंक करते हैं अपने कस्टमर के ग्रीवनांसेस को रिड्रेसल करने के लिए? सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आता है कस्टमर अवेयरनेस एंड फैसिलिटेशन। ठीक है दोस्तों। फिर आता है इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर, यानी कस्टमर के पास पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिगार्डिंग। कंप्लेंट और सजेशन बॉक्स बैंक ब्रांच में होना चाहिए। कंप्लेंट बुक और रजिस्टर्ड बैंक ब्रांच में होना चाहिए और कंप्लेंट फॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू कस्टमर अपनी कंप्लेंट बैंक के पास दर्ज करा सकते हैं या कस्टमर की जो भी ग्रीवनांसेस हैं वो बैंक के पास तक पहुंच सकती हैं। तो ये सभी पार्ट होते हैं इंटरनल मशीनरी का जिसके थ्रू कस्टमर की जो भी ग्रीवनांसेस हैं उनको हैंडल किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखो, कस्टमर रिड्रेसल मैकेनिज्म इन बैंक। बैंक में कस्टमर जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो कैसे काम करती है? इफ अ मैटर कैन नॉट बी रिजॉल्व एट द ब्रांच लेवल। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर था, है ना, कोई कस्टमर था और उसने अपनी कंप्लेन किसी अपनी ब्रांच में की, बैंक ब्रांच में कंप्लेंट की। ठीक है, क्या की? कंप्लेंट की। क्या की? कंप्लेंट की। ठीक है दोस्तों। अब उस कंप्लेंट के रिगार्डिंग अगर इनके पास सोल्यूशन नहीं है और ये रिजॉल्व नहीं कर पाए, है ना, नॉट रिजॉल्व, है ना, रिजॉल्व, अगर ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ब्रांच लेवल पे कंप्लेंट को, तो क्या करना चाहिए? इट शुड बी रेफर्ड अलोंग विद द कमेंट सजेशन टू द रीजनल एंड जोनल ऑफिस विद इन 7 days ऑफ द रिसीविंग कंप्लेंट। तो जैसे मान लीजिए कस्टमर ने जो कंप्लेंट की थी, कस्टमर ने कंप्लेंट की थी 1 जनवरी 2022 को, ठीक सपोज, ठीक है। तो इन्हें अगर ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हें 7 days के अंदर, हाउ मेनी डेज? 7 days फ्रॉम द कंप्लेंट डे, है ना, जिस दिन कंप्लेंट रिसीव हुई उसके 7 दिन के अंदर इनको हायर लेवल पे वो कंप्लेंट भेजनी चाहिए। अब ब्रांच के बाद हायर क्या होता है? रीजनल ऑफिस या जोनल ऑफिस, जो भी बैंक के स्ट्रक्चर में प्रोवाइड किया गया उनके पास। ठीक है। नाउ if not resolved at the regional zonal office, it will be referred to the customer service section head office along with their comment and explanation। अब अगर यहां पे भी रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, मान लीजिए नॉट रिजॉल्व आ गया, क्या आ गया? नॉट रिजॉल्व, है ना, नॉट रिजॉल्व, अगर यहां पे भी रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये अपने कमेंट और सजेशन, जो भी इनके कमेंट होंगे इस कंप्लेंट के रिगार्डिंग, उसको यहाँ पे मेंटर कर देंगे और ये फिर इसको कहाँ पे फॉरवर्ड कर देंगे? कस्टमर सर्विस सेक्शन में। किसमें? कस्टमर सर्विस सेक्शन में। और ये कस्टमर सर्विस सेक्शन कहाँ पे काम करता है? हेड ऑफिस लेवल पे। ठीक है दोस्तों, डन है। ये आपका एक मैकेनिज्म। अब कंप्लेंट कहाँ पहुंच गई? कंप्लेंट आई कहाँ पे थी? ब्रांच में, बट कहाँ तक पहुंच गई? हेड ऑफिस तक। अब हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस इस कंप्लेंट का रिड्रेसल किसको प्रोवाइड करेगा? कंप्लेनेंट को, यानी कस्टमर को। सो अ कंप्लेंट रिड्रेसल लेटर इज सेंड टू द कंप्लेनेंट, है ना। कंप्लेनेंट के पास हेड ऑफिस कंप्लेंट रिड्रेसल लेटर भेजेगा जिसमें उसकी जो भी कंप्लेंट थी उसका सॉल्यूशन होगा एंड सूटेबल इंस्ट्रक्शन। साथ ही साथ हेड ऑफिस
सूटेबल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा, किसको, ब्रांच को, रीजनल ऑफिस या जोनल ऑफिस को, है ना, टेकिंग नेसेसरी एक्शन इन द डिफिशिएंट एरिया, जहां पे कमी थी उस एरिया में नेसेसरी एक्शन लेने के लिए वो ब्रांच या रीजनल ऑफिस या जोनल ऑफिस को क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा। इट शुड ऑल्सो बी स्टेटेड दैट कस्टमर इफ नॉट सेटिस्फाइड, वो ये भी बताएगा, हेड ऑफिस जो लेटर भेजेगा उसमें क्या बताएगा, हेड ऑफिस जो लेटर भेजेगा कस्टमर को, किसको, कस्टमर को, उसमें ये भी बताएगा कि इनके द्वारा प्रोवाइड किए गए सॉल्यूशन से, अगर इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया सॉल्यूशन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप 1 ईयर के अंदर, कितने अंदर, 1 ईयर के अंदर आप अपनी कंप्लेंट किसके पास कर सकते हैं, बैंकिंग ombudsman के पास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही बात कही गई है। इट शुड ऑल्सो बी स्टेटेड दैट द कस्टमर इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द बैंक्स रिस्पॉन्स हैज द राइट टू अप्रोच द ombudsman विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जिस दिन हेड ऑफिस ने इनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया और अगर उस सॉल्यूशन से कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स ऑफ द बैंक, देन कस्टमर हैव अ राइट टू कंप्लेंट विद बैंकिंग ombudsman विद इन 1 ईयर, है ना, ग्राहक के पास अधिकार है कि वो 1 साल के अंदर बैंकिंग ombudsman या ombudsman के पास अपनी शिकायत कर सकता है। तो पहले बैंकिंग ombudsman होता था, लेकिन अब न्यू फ्रेमवर्क आ गया है, न्यू फ्रेमवर्क आ गया है। कौन सा फ्रेमवर्क, न्यू फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है 2021 से। ठीक है दोस्तों, और वो न्यू फ्रेमवर्क है इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है। नाउ ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ओडीआर भी होता है, और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिर्फ किसके लिए होता है, ऐसे बैंक्स या नॉन बैंक्स, ऐसे बैंक्स या नॉन बैंक्स, ठीक है, नॉन बैंक्स जो कि क्या काम कर रहे हैं, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की तरह, किसकी तरह, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की तरह काम कर रहे हैं, यानी पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहां पे अगर ग्राहक का कोई भी ट्रांजेक्शन, क्या होता है, ट्रांजेक्शन, ग्राहक का ट्रांजेक्शन क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है, और उस फेल्ड ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग अगर कोई कस्टमर क्या करता है, अपनी कंप्लेन करना चाहता है, कस्टमर अगर अपनी कंप्लेन करना चाहता है तो वो कंप्लेन किस पे करेगा, ओ ODR पे, ODR पे। O का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन, क्या होता है, ऑनलाइन होता है। D का मतलब होता है डिस्प्यूट, क्या होता है दोस्तों, डिस्प्यूट होता है। R का मतलब होता है रीसॉल्यूशन, क्या होता है, रीसॉल्यूशन। ठीक है, तो इन कंप्लेंट्स को कहां पे किया जा सकता है, इन कंप्लेंट्स को किया जा सकता है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आसान शब्दों में बता दिया मैंने। इन अगस्त 2020, अगस्त 2020 में आरबीआई एडवाइस ऑथराइज पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, जिनको भी अनुमति है, वो जो कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की तरह काम कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, चाहे वो बैंक हो या नॉन बैंक हो, दे आर पार्टिसिपेंट्स टू पुट इन प्लेस system for online dispute resolution, system for resolving dispute and grievances of the customer related to the failed transaction। तो जितने भी बैंक और नॉन बैंक हैं, अगर वो पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की तरह काम कर रहे हैं और पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कस्टमर का अगर कोई भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और फेल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग अगर कस्टमर अपनी कंप्लेन करना चाहता है, तो सभी ऑपरेटर्स के पास ODR ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें, इफ द ग्रीवेंस रिमेन्स रिजॉल्व अनरिजॉल्व, अब देखो ODR के थ्रू भी रिजॉल्व नहीं हो पाया, है ना, अनरिजॉल्व है, अनरिजॉल्व है, अगर अनरिजॉल्व है अगर कंप्लेंट, तब क्या होगा, तब इस केस में 1 महीने के अंदर, यहां पे 1 ईयर नहीं होगा, 1 मंथ के अंदर किसके पास शिकायत की जा सकती है, ombudsman के पास, किसके पास, ombudsman के पास शिकायत की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, है ना, सो यहां लिखा है अनरिजॉल्व अप टू 1 मंथ, 1 महीने तक अगर अनरिजॉल्व है तो कस्टमर में अप्रोच टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम। ठीक है, अब कंप्लेन ऑफ अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, मान लीजिए किसी व्यक्ति के खाते से, किसी कस्टमर के खाते से अनऑथराइज यानी बिना उसकी अनुमति के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया,
तो इसके लिए आरबीआई क्या कहता है कि सभी कस्टमर्स का, जिनका भी अकाउंट आपके पास है ना, उनका आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को रजिस्टर्ड करना है, जिससे कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो तो कस्टमर के पास क्या जाए, अलर्ट जाए, कस्टमर के पास अलर्ट जाएगा। अगर उसने खुद ट्रांजेक्शन किया होगा तो इग्नोर कर देगा, अगर उसने खुद ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो फिर वो रिप्लाई के बटन से क्या कर देगा, ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकेगा, जिससे कि बैंक को भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे अनऑथराइज ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है दोस्तों। नाउ फिर आता है क्रेडिट फैसिलिटी रिलेटेड कंप्लेंट। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब होता है लोन। अगर मान लीजिए किसी एप्लीकेंट ने बैंक के पास लोन एप्लीकेशन दी, किसी एप्लीकेंट ने बैंक के पास क्या दी, लोन एप्लीकेशन दी, बैंक के पास, किसके पास, बैंक के पास लोन एप्लीकेशन। अब देखो, या तो ये लोन अप्रूव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक, या फिर ये लोन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, यही दो केस बनेंगे। अब ये बैंक ब्रांच में ही कोई एप्लीकेशन दी जाएगी, तो अगर मान लीजिए यहां से कस्टमर को क्या दिया जाता है, अगर मतलब लोन रिजेक्ट हो जाता है या रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, तो बैंक को क्या करना चाहिए, इनकी मतलब ये एक बार नेक्स्ट हायर लेवल, जो नेक्स्ट हायर लेवल है, हायर लेवल है, वहां तक जरूर भेजनी चाहिए अब ये एप्लीकेशन, जैसे रीजनल ऑफिस और जोनल ऑफिस, है ना। तो वहां से अगर रिजेक्ट होगा, मतलब कुल मिला के पूरा फाइनल डिसीजन यही नहीं होना चाहिए, एक स्टेप ऊपर जरूर जाना चाहिए। तो वही लिखा है, द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द लेंडिंग डिसीजन, लेंडिंग डिसीजन से कोई डिस्प्यूट आया ग्राहक और बैंक ब्रांच के बीच में, अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड, सबसे ज्यादा जो आएगा वो नॉट अप्रूव्ड पे ही आएगा। शुड बी हर्ड एंड डिस्पोज एट लीस्ट एट द नेक्स्ट हायर लेवल, तो इसको सुनना चाहिए और उसको कम से कम एक हायर लेवल तक उसको भेजना चाहिए। ठीक है। नाउ डिस्क्लोजर रिलेटेड टू कंप्लेंट, अगर कंप्लेंट के रिगार्डिंग कोई डिस्क्लोजर है, ठीक है, तो आरबी हैज एडवाइज दैट बैंक मस्ट प्लेस अ स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेंट बिफोर देयर बोर्ड कस्टमर सर्विस कमिटी अलोंग विद द एनालिसिस ऑफ द कंप्लेंट रिसीव। तो इनका आरबी क्या कहता है कि जैसे कोई भी कंप्लेंट या आपके पास जो भी शिकायतें आई हैं उनकी रिपोर्ट जब आप बोर्ड के पास या कस्टमर सर्विस कमेटी के पास भेजोगे, तो उसके पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, एनालिसिस कर लेना चाहिए जो जो कंप्लेंट्स आपके पास आई हैं, उसके बाद आपको वो स्टेटमेंट बोर्ड के पास या कस्टमर सर्विस कमेटी के पास भेजना चाहिए। इंटेंसिव रिव्यू ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब इंटेंसिव का मतलब होता है गहन अध्ययन। आरबीआई कैसे करेगा गहन अध्ययन, तो आरबीआई कर पाता है किसके थ्रू, आरबीआई के पास एक सिस्टम होता और उस सिस्टम को कहा जाता है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कहा जाता है, कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा, इंफॉर्मेशन और डेटा जो भी आरबीआई को मिलता है, उस आधार पे आरबीआई क्या करता है, एनुअल असेसमेंट करता है। क्या करता है, इस आधार पे आरबीआई क्या करेगा, एनुअल असेसमेंट, क्या करेगा, एनुअल असेसमेंट करता है। क्या करता है, एनुअल असेसमेंट करता है। और इस असेसमेंट के आधार पे, इस असेसमेंट के आधार पे वो ये पता कर पाता है कस्टमर सर्विस किस लेवल की प्रोवाइड की जा रही है, कस्टमर सर्विसेज किस लेवल की बैंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आरबीआई कहता है कि सभी बैंकों को अपने पास प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए। सो बैंक आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर अंडर ombudsman स्कीम के तहत। और जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर होगा उनकी पोस्ट जनरल मैनेजर से नीचे के पद का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर जनरल मैनेजर लेवल का अधिकारी होना चाहिए और इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है ombudsman स्कीम के तहत। नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर मे बी फॉरवर्ड टू द चीफ जनरल मैनेजर। ठीक है, तो जो भी आपके जनरल मैनेजर पद पे के पोस्ट के इक्विवेल, मतलब जनरल मैनेजर है उसकी इक्विवेलेंट पोस्ट के जो भी आपके प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर जिनको आपने बनाया है, उनका नाम और एड्रेस आपको चीफ जनरल मैनेजर के पास कस्टमर एजुकेशन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भेजना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट हो गया। अब आ जाता है मई 2015 में आरबीआई ने कुछ बैंकों को एडवाइस दिया कि वो इंटरनल ombudsman, है ना, जो कि चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर के नाम से संबोधित किए जाएंगे, इंटरनल ombudsman को अपॉइंट कर लेना चाहिए, कुछ बैंकों को सलाह दी थी। अब हम बात करेंगे आरबीआई इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम 2021। तो अब देखो दो वर्ड लिखे यहाँ पे, क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है आरबीआई, आरबीआई का इंटीग्रेटेड 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 ombudsman स्कीम, क्या लिखा, ombudsman स्कीम, ombudsman स्कीम 2021। अब देखो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है,
आरबीआई ने क्या कहा कि जो 3 अम्बुड्समैन चल रहे थे, सबसे पहले बैंकिंग अम्बुड्समैन स्कीम, बैंकिंग अम्बुड्समैन स्कीम, अम्बुड्समैन स्कीम चल रही थी, और बैंकिंग अम्बुड्समैन स्कीम कब आई थी? 1995 में, 1995, ठीक है। फिर एक स्कीम आई अम्बुड्समैन स्कीम, अम्बुड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसीज, एनबीएफसीज, ठीक है, और ये स्कीम कब आई? 2018 में। फिर आई अम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल पेमेंट, फॉर डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, ठीक है, और ये स्कीम कब आई? 2019 में। आरबीआई ने क्या किया, इन तीनों अम्बुड्समैन स्कीम को आपस में क्या कर दिया? मर्ज, क्या कर दिया? आपस में मर्ज कर दिया, ठीक है। और इसी मर्जर को कहा गया इंटीग्रेटेड, क्या कहा गया? इंटीग्रेटेड, यानी क्या कर दिया? इंटीग्रेटेड कर दिया, इंटीग्रेटेड। और स्कीम क्या थी? अम्बुड्समैन, इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन, अम्बुड्समैन स्कीम, ठीक है। और इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया? 2021 में, ठीक है। डन है दोस्तों। तो ये 3 अम्बुड्समैन को मर्ज करके एक साथ एक इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम बना दी गई, और इसी अम्बुड्समैन स्कीम को कहा जाता है वन नेशन वन अम्बुड्समैन। क्या कहा जाता है? वन नेशन वन अम्बुड्समैन, ठीक है। अब देखिए आगे अगर हम बात करें तो यही यहां पे मैंने बताया है। आगे अगर हम बात करें तो नवंबर 2021 में आरबीआई ने इंटीग्रेटेड ऑल 3 स्कीम्स इनटू वन ओमनीबस अम्बुड्समैन स्कीम, और इसमें जब मर्ज कर दिया गया आपस में, तो इसी स्कीम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम 2021 के नाम से संबोधित किया गया। स्कीम ऑल्सो इंक्लूड अंडर इट्स एम्बिट, अब इस स्कीम में एक चीज को और इंक्लूड किया गया, क्या? कि ऐसे जितने भी नॉन शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, नॉन शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जितने भी हैं, जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे ऊपर का है ना, 50 करोड़ या उससे ऊपर का है, उनको भी इस अम्बुड्समैन के तहत इंक्लूड किया गया है। इसीलिए इसे वन नेशन वन अम्बुड्समैन स्कीम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अम्बुड्समैन कौन होगा? अम्बुड्समैन इज सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई के द्वारा, है ना। अम्बुड्समैन एक सीनियर अधिकारी होगा जिसको अपॉइंट किया जाएगा, और इसका मेन काम क्या है? टू रिड्रेस कस्टमर कंप्लेंट अगेंस्ट डिफिशियंसीज इन सर्टेन बैंकिंग सर्विसेज, यानी बैंक के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में अगर कोई डिफिशियंसी रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, उसके खिलाफ अगर ग्राहक कंप्लेन करता है, तो ग्राहक की कंप्लेन का रिड्रेसल कौन करेगा? अम्बुड्समैन करेगा। सो इंटीग्रेटेड अम्बुड्समैन स्कीम नवंबर 2021 के अनुसार टोटल 22 अम्बुड्समैन को आरबीआई ने अपॉइंट किया है, और ये अम्बुड्समैन स्टेट कैपिटल्स में बैठ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट्स क्या होगा अम्बुड्समैन का? सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ द अम्बुड्समैन, कि आरबीआई जब भी अम्बुड्समैन का अपॉइंटमेंट करेगा तो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इसके तहत सेंट्रल रिसिप्ट्स एंड प्रोसेसिंग सेंटर स्टैब्लिश किया गया, जिसका नाम है सीआरपीसी, यानी किसी भी देश में कहीं से भी अगर कोई बैंक के खिलाफ कंप्लेन करना चाहता है तो वो सभी कंप्लेन एक ही जगह पे जाएंगी, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सीआरपीसी, है ना, सीआरपीसी, सेंट्रल रिसिप्ट्स एंड प्रोसेसिंग सेंटर। और ये कहां पे है? चंडीगढ़ में। कहां पे है? चंडीगढ़ में। पावर एंड जुडिक्शन क्या होगा? आरबी स्पेसिफाई द टेरिटरी अथॉरिटी ऑफ ईच अम्बुड्समैन। अब ये सीआरपीसी जिस टेरिटरी में जो अम्बुड्समैन बैठा है और उस टेरिटरी से जो भी कंप्लेन आई होगी, ये सीआरपीसी फॉरवर्ड करेगा, ठीक है दोस्तों। डन है। नाउ रेजोल्यूशन एट अम्बुड्समैन ऑफिस, कैसे रेजोल्यूशन होगा? एग्रीमेंट थ्रू फैसिलिटेशन, सुविधाएं प्रोवाइड करके, एग्रीमेंट थ्रू मीडिएशन एंड कंसिलेशन, है ना, बीच बर्काव करके, और पासिंग एन अवार्ड, लास्ट में अगर लगेगा तो अम्बुड्समैन अवार्ड पास कर सकता है, यानी लोकपाल के द्वारा लिया गया निर्णय अवार्ड कहलाता है, ठीक है दोस्तों। नाउ आगे देखते हैं। अब देखो प्रोसीडिंग्स एट अम्बुड्समैन ऑफिस, कैसे प्रोसीडिंग्स चलती हैं? कंसर्न रेगुलेटेड एंटिटी, यानी जो बैंक या एनबीएफसी या जो भी है, ठीक है, बैंक है या एनबीएफसी है, जो भी रेगुलेटेड एंट्री एक्सेट्रा लिख दे रहा, तो कंसर्न रेगुलेटेड एंटिटी ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम सीआरपीसी, जब सीआरपीसी के पास कंप्लेन आएगी तो वो इनको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है दोस्तों, है ना। इज रिक्वायर्ड टू प्रॉम्प्टली फाइल विद द कंसर्न अम्बुड्समैन, तो सीआरपीसी क्या करेगा? कंसर्न अम्बुड्समैन के पास ये क्या करेगा? फाइल करेगा एप्लीकेशन।
इट्स रिटन रिस्पॉन्स। अब इनके द्वारा, जैसे सबसे पहले कस्टमर ने क्या किया, कंप्लेन की किसके पास, अम्बुड्समैन के पास क्या की, कंप्लेंट की। तो अम्बुड्समैन के पास जब आप कंप्लेंट करोगे तो कहां जाएगी, सीआरपीसी में जाएगी। अब जिस बैंक के खिलाफ होगी सीआरपीसी, उस बैंक के पास क्या भेजेगा, इंफॉर्मेशन कि भैया ये क्या है, आपकी कंप्लेन आई है। तो बैंक को क्या करना है, 15, जिस दिन इनको वो मिलेगा उसके 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर उनको रिटर्न रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना होगा। ठीक, अब ये जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तब सीआरपीसी जिस टेरिटरी की ये कंप्लेन है उसके अम्बुड्समैन के पास फॉरवर्ड करेगा सभी चीजों को, और फिर उसके बाद अम्बुड्समैन अपना क्या देगा, अवार्ड या निर्णय जो भी देगा वो देगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है अवार्ड बाय अम्बुड्समैन। अब जो अवार्ड देता है अम्बुड्समैन वो दो प्रकार से देता है। ठीक, पहला, डायरेक्शन ऑन द रेगुलेटेड एंटिटी फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उसने बैंक से कहा कि भाई आपकी ये गलती है, इसको आप परफॉर्म कर दो, कस्टमर को इसका निजात मिल जाए। ठीक, दूसरा, वो अमाउंट भी पे करने को कह सकता है रेगुलेटेड एंटिटी से, जिससे कि जो लॉस हुआ है कस्टमर को उसका कंपनसेशन किया जा सके, और अभी भी मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का निर्णय सुना सकता है अम्बुड्समैन। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। और ऐसे ही अगर आप JAIIB और JAIIB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नवंबर 2025 को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे महापैक के थ्रू तैयारी कर सकते हैं। महापैक की खूबी ये है कि आपके यहाँ पे चारों कंपलसरी पेपर कवर हो जाते हैं। साथ ही साथ 15 प्लस फाउंडेशन एमसीक्यू बैचेस, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स, 24/7 डाउट सपोर्ट, यानी कंप्लीट प्रिपरेशन ई बुक भी उपलब्ध है। तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन 3999, 2 ईयर सब्सक्रिप्शन 5999, और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन कितने का मिलेगा, 2799 का। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ यदि आप कंसेप्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। चारों पेपर की तैयारी 1999 रुपए में कर सकते हैं। आपका अगर कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया है, सिर्फ उसी को टारगेट करना है, तो आप इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 799 रुपए में। ठीक है, और बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स भी अवेलेबल हैं दोस्तों। ये बुक एग्जिस्टिव थ्योरी के साथ, है ना, हिंट एंड सोल्यूशन के साथ, हर एक यूनिट के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन और केस स्टडीज दिए गए हैं, है ना, और पढ़ने में आपका क्विक रिवीजन आप कर पाएंगे, ऐसे नोट्स आपको बनाए गए हैं। तो इन बुक्स को आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं, 1224 रुपीज ओनली। और ये हमारा टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, है ना, ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम। तो थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू ऑल।